नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब। आज बात मिडिल ईस्ट की करेंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट जंग में नेतन्याहू ने ट्रंप को कहीं उलझा दिया है, फंसा दिया है। कहते हैं दोस्त ना रहा जब स्वार्थ का गहरा साया आ गया। मिडिल ईस्ट की आग अब उस मुकाम पर है जहां नेतन्याहू ने ट्रंप के लिए वो बिसात बिछाई है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। ट्रंप जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते थे, आज नेतन्याहू की जंग की नीतियों में ऐसे फंस गए हैं जैसे गले में हड्डी अटक गई हो, ना उगलते बन रही हो ना ही निकलते बन रही है। अब आपको समझाते हैं मिडिल ईस्ट जंग में नेतन्याहू ने ट्रंप को आखिरकार कैसे उलझा दिया है, कैसे फंसा दिया है। नेतन्याहू बार बार ट्रंप को ईरान के खिलाफ उकसाते रहे हैं। एक 3 घंटे की मीटिंग बंद कमरे के भीतर और उसके बाद अचानक से युद्ध की शुरुआत। ईरान को इजराइल के साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा उनकी तरफ से बताया गया था। ये नेतन्याहू बार बार ट्रंप को बताते रहे हैं कि ईरान सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा है। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए राजी कर लिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम नेतृत्व को खत्म करने के लिए सही वक्त बता दिया। ट्रंप ने भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसे बड़े हमले को मंजूरी दी। ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम की अब कोशिश में लग गए हैं। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि सीज फायर इजराइल तय करेगा, इजरायली डिफेंस फोर्स तय करेगी, ना कि अमेरिका तय करेगा। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका के लिए पीछे हटना अब मुश्किल हो गया है। युद्ध में इजराइल का पूर्ण भागीदार अमेरिका बन चुका है। नेतन्याहू के असली रंग देखकर के ट्रंप की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हो गई है। अब जंग का एक नया साचा यहां पर निकला है। नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए जंग को खींच रहे हैं और ट्रंप इस दलदल से निकलने के लिए अब छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के जंग में अमेरिका तंग हो चुका है। आर्थिक तौर पर उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रंप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि ट्रंप इस जंग से जल्द आखिरकार क्यों निकलना चाहते हैं। उसके पीछे की अच्छी खासी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिका को $891.4 मिलियन का नुकसान इस युद्ध की वजह से झेलना पड़ा है। एडवांस हथियारों के इस्तेमाल का खर्चा बढ़ गया है। स्टेल्थ बॉम्बर्स जैसे एडवांस सिस्टम से और ज्यादा यह खर्चा बढ़ा है। इसके साथ ईरानी कार्रवाई से भी अमेरिका को नुकसान हुआ है। उनकी तरफ से बार-बार F-35 से लेकर के F-18 तक के विजुअल्स दिए जा रहे हैं कि हमने अमेरिका के इन जेट्स को मार गिराया है। ईरानी हमले में जो मिसाइल डिफेंस है उसे सिस्टम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया। खबरें यहां तक आने लगी है कि यूक्रेन को जो डिफेंस सिस्टम दिए गए थे उन्हें भी अब वहां से हटाया जा रहा है और सीधे मिडिल ईस्ट में उनकी तैनाती की जा रही है। भारी भरकम नुकसान जिससे ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप ने वादा किया था शांति का, लेकिन अब वो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली स्थिति में आ गए हैं। दुनिया देख रही है कि क्या ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या दोस्ती उनके करियर की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। क्योंकि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहां सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठे हुए हैं और इजराइल ने यही किया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। मिडिल ईस्ट में महाजंग, फंस गए ट्रंप। नेतन्याहू ने चक्रव्यूह रचा, ट्रंप भी नहीं बचा। ना समझ ट्रंप जंग में कूद पड़े, अब भागने पर अड़े। पाकिस्तान बना चौधरी, फिर निकल गई ठेकी। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि इसमें वो भी खलीफा बन के उतरे, लेकिन ईरान ने भी उसे आईना दिखाया है तो अपने ही उसे बता रहे हैं कि आखिरकार वो कहां पर स्टैंड करता है। अब आज इस डिबेट का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट जंग में नेतन्याहू ने ट्रंप को उलझा दिया है, फंसा दिया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप तो पीछे हट रहे हैं, सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि अब अमेरिका तय नहीं करेगा कि यह युद्ध कब समाप्त होगा, बल्कि
हम तय करेंगे, इजराइल डिफेंस फोर्स तय करेगा कि ये युद्ध कब समाप्त होगा। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश नैन, पत्रकार विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से जुड़ रही हैं पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और अहमद अब्बास भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ईरान से जुड़ेंगे मेरे साथ। डॉक्टर इशरात अहमद नेता हैं PMLN पाकिस्तान से। सबसे पहले मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहूंगी, विनय शुक्ला जी, क्या इस पूरे युद्ध में अमेरिका की स्थिति ये हो गई है ना घर का रहा ना घाट का रहा, क्योंकि अच्छा खासा इजराइल ने फंसा दिया है। अब इजराइल खुद आंखें तरेर के ये कह रहा है कि ट्रंप तय नहीं करेंगे युद्ध कब समाप्त होगा, हम तय करेंगे कि युद्ध कब समाप्त होगा। वास्तव में बात सही है, क्योंकि जब वॉशिंगटन में मीटिंग हुई थी नेतन्याहू और ट्रंप की, तो नेतन्याहू ने कहा था कि हम फैसला करेंगे कब हमला करेंगे और आपको सिर्फ वो करना है। और कहा जाता है कि इजराइल के जो सेनाधिकारी हैं वो वॉर रूम में मौजूद है अमेरिका के, और वहाँ पे वो इशू कर रहे हैं ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ करना है बमबारी है। और बच्चों पे जहाँ पे स्कूल में हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब ट्रम्प साहब ने तो उनको हाथ पे पकड़ा दिया, अब वो चाहते हैं कि किस तरह निकले, या प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल, लेकिन रशिया में उसके साथ क्या चल रहा है उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। कर्नल दिनेश नैन, अब आगे क्या, अमेरिका पीछे हट जाएगा और इजराइल लड़ता रहेगा? नहीं, माफ करना मीनाक्षी, मैं समझता हूं कि जो असली ग्राउंड की रियलिटीज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। माना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस युद्ध में घुसा है, उसके कारण ये है कि अमेरिका के अंदर जो सबसे स्ट्रांग लॉबी है वो यहूदियों की लॉबी है, जो सबसे रिच है। और अमेरिका की सेनेट में कौन कांग्रेसमैन बैठते हैं, कितना सपोर्ट उनको इलेक्शंस में मिलता है, ये सब यहूदियों का बहुत बड़ा हाथ है। लाजिम सी बात है, ऐसे में अमेरिका चाहे या ना चाहे, अगर इजराइल अटैक करता ईरान के ऊपर, जैसे पिछली बार भी हुआ था, पिछले 12 दिन के युद्ध में अगर आपको याद हो पिछले साल, तो अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। अब रही बात ये कि जो ये बात हम लेके चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भाग गए, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा मानना है बिल्कुल क्लियर है, और ये जग जाहिर भी हो रहा है कि जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं ईरान के सामने, अगर आप जाओ, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में हो, एनरिचमेंट के बारे में हो, मिसाइल्स के बारे में हो, प्रॉक्सीज के बारे में हो, या फिर उनका जो बाकी जो सिस्टम है रिजिम चेंज का उसके बारे में हो, जितनी भी शर्तें 15 शर्तें रखी हैं, वो कुछ भी नहीं नया नहीं है। ये वही है जो जिनेवा की सेकंड मीटिंग के दौरान रखा गया था। जब अगर याद हो आपको, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट से पूछा गया था कि आपका टोटल सरेंडर का मतलब, कंप्लीट सरेंडर का क्या मतलब है। उसका एक ही जवाब था, अमेरिकन डोमिनेंस। तो अगर आप इस 15 पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, तो इसमें एक तरीके से वो टोटल सरेंडर वाली, कंप्लीट सरेंडर वाली बात है, अनकंडीशनल सरेंडर की बात, जिसको कि ईरान ने मानने से मना कर दिया। और जो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हो रही थी वो तो अब कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ये मामला कहीं और पहुंच चुका है। अब इसी दौरान में इसको अगर हम इसी एंगल से देखें मीनाक्षी, कि एक डिप्लोमेसी में शब्द होता है कोएरेसिव डिप्लोमेसी। कोएरेसिव डिप्लोमेसी क्या होती है कि जब कोई देश दूसरे देश को धमका के, या उसके ऊपर कुछ लिमिटेड ऑफेंसिव करके, या उसके ऊपर कोई इकोनॉमिक प्रेशर डाल के उसको उन बातों पे मनवाए जिस बातों पे वो उसको लाना चाहता है। तो जो भी अभी हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो एक कोएरेसिव डिप्लोमेसी का हिस्सा था। लेकिन ना तो कहीं पे अटैक रुके और ना ही अमेरिका की तैयारी रुकी। देखिए इस दौरान में क्या हुआ मीनाक्षी, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो 82nd बटालियन एयर डिवीजन के 2 कमांडो यूनिट्स वो रवाना हो चुके हैं अरब देशों के पास। दूसरा, इनका जो यूएसएस ट्रिपली है, जिसके अंदर 31 मैरिन कमांडोज जो हैं, जो कि एक्सपीडिशनरी फोर्स है, वो जापान से अभी चली थी, अभी कल तक पहुंचने वाली। तीसरा, यूएसएस बॉक्सर, जिसके अंदर 2500 और 10 एक्सपीडिशनरी फोर्स के जो मैरिन कमांडो हैं वो पहुंचने वाले हैं। 50,000 ट्रुप अमेरिका के पहले से बेस्ड है गल्फ कंट्री में, वो पहुंचने वाले हैं। तीसरा, कल ही ब्रिटेन ने बिल्कुल डिक्लेयर किया कि 30 के करीब देशों ने यह फैसला कर लिया है कि अब हम हॉर्मुज़ को खुलवाएंगे।
उनके शिप्स वगैरह सब गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचने शुरू होंगे हैं। क्या फ्रांस, क्या यूके, क्या जर्मनी, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, सब के सब। चौथा, ठीक, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, चौथा, हाँ। देखिए ये सब के बीच में आज शाम को करीब 2-2.5 घंटे पहले गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि ईरान के साथ हमने बहुत भाईचारा करने की कोशिश की, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की, चाहे वो 2016 में थे, चाहे पिछले साल थे, दोहा तक में हम मिले, लेकिन 85%, 85% जो मिसाइल्स और ड्रोन चले हैं इस युद्ध में पिछले 4 हफ्तों के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान ने गल्फ कंट्रीज के 12 देशों पे मारे हैं। और इसलिए अब इन्होंने अपना आर्टिकल 51 जो है यूएन का, उसके अंतर्गत ये लोग ह्यूमन राइट कमीशन में भी गए और आज उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 के तहत हमें पूरा राइट है अपना डिफेंसिव करने का। यानी उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि अब हम यूनाइट हो चुके हैं और हम मिलकर युद्ध करेंगे। अब आप मेरे को ऐसे में बताओ, कैसे हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भाग गया? सिचुएशन क्योंकि उन्होंने ऐसी क्रिएट कर दी है, क्यों कह रहे हैं कि हम तो सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन इजराइल उनकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये जो इतना खर्चा हो रहा है, कर्नल दिनेश ने ना, आप इस बात को और आगे बढ़ाएं कि जो इतना खर्चा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि F-35, F-18 गिरते हुए देख करके अब बस बहुत हो गया वाली स्थिति में आ गए हैं? क्योंकि अंदर खाने भी तो अमेरिका में हर कोई कह रहा है कि ये जो युद्ध है उसे अमेरिका ने जबरदस्ती थोप दिया है हम पर। तुलसी गबार्ड का हमने बयान भी सुना था। और रियली क्या अमेरिका को $1 बिलियन से फर्क पड़ता है? अभी 3 दिन पहले 16.4 बिलियन डॉलर्स के हथियार जो हैं वो कतर को और यूएई को बेचे हैं। इन दोनों के साथ में $2 ट्रिलियन का पहले वो व्यापार साइन कर चुका है। सऊदी अरब के साथ $1 ट्रिलियन का साइन कर चुका है। हम मतलब ये $1 बिलियन के लिए हम पूरी की पूरी जो सिचुएशन है उसको दूसरा एंगल यानी 5 दिन बाद वो और इंटेंसिटी के साथ हमले करना शुरू कर देगा। कहीं ये वाली तैयारी तो नहीं है? 200% है। आप देखिएगा ये अटैक पक्का होगा। उधर से IRGC ने भी तैयारी कर दी है और मैं देखिए IRGC को एक इस्लामिक जिहादी ग्रुप मानता हूं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।